हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ DRA इंफ्राकॉम के कास्टिंग यार्ड में। ये कास्टिंग यार्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही विशाल है और इस कास्टिंग यार्ड में आपको ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये 1.5 टन का स्ट्रक्चर है जिसे कि सेगमेंट कहते हैं और ये सेगमेंट लगाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से पे। यानी कि ये जो पूरा एलिवेटेड पार्ट देख रहे हो ना, इसी एलिवेटेड पार्ट के ऊपर इसे इंस्टॉल किया जा रहा है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से कास्टिंग यार्ड में एक पूरा ये सेगमेंट बनाया जाता है और किस तरीके से कास्टिंग यार्ड से लेकर इसे कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया जाता है हेवी व्हीकलों की मदद से। तो आज ये सारा प्रोसेस हम और आप मिलकर देखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जी हाँ, तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखेगा क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी सिविल इंजीनियरिंग के दुनिया में जानने को आज और देखने को आज मिलेगा। जी तो चलिए मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलता हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उससे क्या है ना, मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपको लेकर आ चुका हूं इस जगह पर। यह है स्टील यार्ड। यहीं पे सरिये के कटिंग और बेंडिंग का जो काम है वो किया जाता है। अभी फिलहाल आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक व्हीकल है। उस व्हीकल के ऊपर से सरिये को अनलोड किया जा रहा है इस हेवी क्रेन की मदद से और उसको यहाँ पर डाला जा रहा है। तो यहीं से स्टार्ट होता है प्रोसेस सेगमेंट को बनाने का और ये है स्टेप 1। इसके बाद जब हम और आप चलेंगे तो हमें और आपको टीम दिखेगी, वो टीम जो कि इस सरिये को मोल्ड करने का जो काम है वो कर रही है इन मशीनरियों की मदद से। सो भाई, हमारे साथ है राहुल जी, जिनका कार्य ये है कि इस जगह पर काम करवाना और स्टेप बाय स्टेप ये हमें गाइड करने वाले हैं कि क्या कुछ काम यहाँ पर किया जाता है और कैसे किया जाता है। एक स्ट्रक्चर को बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाता है। सर, स्वागत है आपका। अब ये बताइए क्या प्रोसेस हम यहाँ पर करते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं 150 टन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ये अपना एक स्टील यार्ड है जी, यहाँ पे हम अपना रेनफोर्समेंट की कटिंग वेंडिंग करते हैं और फिक्सिंग के लिए लेके जाते हैं जिग एरिया में। ओके। यहाँ पे अपने पास 32 डाया तक का जो रेनफोर्समेंट है वो यूज़ होता है इस स्ट्रक्चर के अंदर। हम पहले कटिंग मशीन पे अपना रेनफोर्समेंट को जो उसकी कट लेंथ है उसके हिसाब से कटिंग करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद जो बेंड है जी, बेंडिंग करने के बाद जी, फिर पोजीशनिंग के लिए लेके जाते हैं अपने जिग एरिया में। ओके। जहाँ पे हम अपना केज को बाइंडिंग का काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो इस स्टील यार्ड से हम और चलने वाले हैं अगले वाले हिस्से पे, जिग एरिया में, जहाँ पर आप इस सरिये को ले जाकर और फिर जिग का जो काम है वो करते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। ये हमारा जिग है पियर का। ओके। पियर सेगमेंट के लिए ये जो जिग है ये शेप में है स्ट्रक्चर की। कवर डिडक्शन के बाद यहाँ पे हम जो अपना कटबैंड स्टील था उसको ला के पोजिशनिंग करते हैं, इसको शेप देते हैं अपने सेगमेंट की। तो कि यहाँ पर ये केज जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके लिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके होने वाला है क्योंकि क्रेन तो बहुत ही स्लोली मूव करता है भाई। तो वो मैं आपको 100x स्पीड पे दिखाता हूँ और तब तक जब तक ये क्रेन से लिफ्ट करके उसके ऊपर रखने वाले हैं तब तक हम और आप आगे चलते हैं। जी, लेकिन आप ये देखिए ये प्रोसेस कि किस तरीके से इसको लिफ्टिंग का जो काम है वो किया जाता है हेवी क्रेनों की मदद से। तो सर, हमने केज को लिफ्ट करने के बाद इस जगह पर रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप इसके बाद में केज प्लेसिंग हो गया, शटर लगेगा, बल्केट हमारा फिक्स हो चुका है एंड पे और ये प्रोफाइल की एक्टिविटी हमारी कंटिन्यूटी में है, रनिंग में है। प्रोफाइलिंग होने के बाद हमारा शटर का काम होगा और उसके बाद हम कंक्रीट के लिए जाएंगे। ओके। इसके बाद हम प्रोफाइलिंग का जो काम है वो करने वाले हैं। चलिए, तो मैं आपको प्रोफाइलिंग का काम किस तरीके से किया जाता है वो दिखाता हूँ और कितना महत्वपूर्ण है वो भी आपको बताता हूँ। तो चलो दोस्तों। सो भाई, जिस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ इस जगह पर प्रोफाइलिंग का काम किया जाता है। कितना महत्वपूर्ण है ये और क्यों किया जाता है वो हमें बताने के लिए रंजीत सिंह जी हैं और इनसे जानते हैं कि क्यों ये प्रोफाइलिंग का जो काम है वो करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है। सर, अभी हम जो देख रहे हैं प्रीकास्ट PSC बॉक्स टेक्नोलॉजी के साथ हम प्रीकास्ट कंक्रीट को करने के लिए डिफरेंट तरीके से, एक तो है प्रीकास्ट और एक है कास्ट इन सिटू। दो तरीके से कंक्रीट को हम कास्ट करते हैं। PSC बॉक्स सेगमेंट को हम साइड पे इरेक्शन करने के लिए जो हमें ज़रूरत है HT स्टैंड्स को एक प्रोफाइल में एक शेप में लेके जाने के लिए, तो उस शेप में हम ये सीथिंग पाइप डक्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं। इन डक्ट्स को हम एक प्रोफाइल में रिक्वायर्ड डिज़ाइन के हिसाब से एक पैराबोलिक शेप में जो हम वेल्ड करके फिक्स यू बार के साथ फिक्स करते हैं स्टील के अंदर, ताकि हम स्ट्रेसिंग जब करेंगे केबल्स को स्ट्रेस किया जाएगा। इन डक्ट्स को हम एक शेप में लेके जाते हैं
उस शेप में ले जाने की क्यों ज़रूरत है। जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन के हिसाब से जो डिज़ाइन हमारी कंपनी ने डिज़ाइन करवाया है, टेक्नोलॉजी के साथ हम कार्य कर रहे हैं, तो इस डिज़ाइन को फिक्स करने के लिए, इस प्रोफाइल को फिक्स करने के लिए यू बार वेल्ड किए जा रहे हैं। यू बार वेल्ड करके हम 2 mm के टॉलरेंस के साथ प्रॉपर शेप में लेके जाएंगे। अदरवाइज़ यदि हमने 2 mm टॉलरेंस के अलावा यदि हमने 10 mm 20 mm इधर से उधर रिक्वायर्ड डिज़ाइन से इधर से उधर हमने शेप को आउट कर दिया, तो जिस वक्त हम केबल्स को HT स्टैंड को लोड देंगे हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ, हाइड्रोलिक जैक के साथ जब इसको प्रेशर दिया जाएगा केबल्स को, तो ये अपना शेप जो है, जो आउटर में कवर कंक्रीट का कवर 40 mm दिया जा रहा है, उस शेप से ये आउट हो जाएगा। आउट होते ही ये सेगमेंट यूजलेस हो जाएगा, डिज़ाइन फेल हो जाएगा। उस डिज़ाइन फेलियर को रोकने के लिए बिना किसी टॉलरेंस के 2 mm एक्यूरेसी के साथ, बड़े ही अच्छे तरीके के साथ, एक्सपीरियंस के साथ लोग यहाँ पे कार्यरत हैं। यहाँ पे बीच में सेंटर में ये लाइन डोरी लटकाई गई हैं, ये वाली। हाँ जी, इनका रेफरेंस पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट है। सेंटर वेब से आउटर की तरफ हम कुछ भी मेजरमेंट कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट से हर तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं। कैंटिलीवर और सब शटर फिक्स करने के बाद इसको कंक्रीट में कास्ट कर दिया जाएगा, और जब हम इसको मैच कास्ट करने के बाद साइड पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो सब एक्टिविटी भी दिखाई जाएंगी ट्रांसपोर्ट करने हमारा के बाद। नेक्स्ट फेज में है जी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोफाइलिंग का जो काम है वो किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको ये जो ब्लैक कलर की जो पाइपें दिख रही हैं, ये आपको यहाँ पर जब ये कंक्रीट हो जाएगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इसलिए डाला जाता है, जो केबल है जिसके जरिए इसके जो सेगमेंट्स हैं उनको जब जोड़ा जाता है तो केबल्स इन्हीं के अंदर से डाला जाता है, और उसी का काम इस जगह पर प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, ताकि जो परफेक्ट जिस जगह पर इसे इंस्टॉल करना है उसी जगह पर ये इंस्टॉल हो सके। तो भाई इस वक्त मैं आपको लेकर आ चुका हूँ लैब के अंदर। लैब एक कास्टिंग यार्ड में बहुत अहम रोल प्ले करता है, और मेरे साथ हैं दक्ष सर, जो कि इसके करता धरता है, हेड है, और उन्हीं के जिम्मे आता है इसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, और उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ करते हैं इस लैब में, ताकि जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये जो एलिवेटेड पार्ट आप देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बन सके और इस पर हम और आप फ्यूचर में सेफली ड्राइव कर सके। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर इस लैब में क्या कुछ हम करते हैं, यहाँ पर क्या क्या हम स्टेप लेते हैं ये जो सेगमेंट बनाने से पहले? सेगमेंट जैसे कि हमारे 2 स्पैन में हैं सेगमेंट, 36 मीटर एंड 30 मीटर सेगमेंट्स हैं, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट M50 है। उसके अंदर में जो हमारे पहले स्टार्टिंग का मिक्स डिज़ाइन हुआ है, जो सोर्सेज है हमारे एग्रीगेट कोटपुतली से ले रखे हैं, सैंड यमुनानगर से ले रखा है, सीमेंट हम OPC सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, और उन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर के हम प्रॉपरली 2 ग्रेड यहाँ पर में बना रहे हैं। एक M50 नॉर्मल बना रहे हैं, एक M50 सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बना रहे हैं। जो हमारे सेगमेंट की बेसिक नीड है, जहाँ पर रीइंफोर्समेंट हैवी कंजेस्टेड है, वहाँ पर हम लोग M50 सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, और बीच वाले जो सेंटर के जो सेगमेंट्स हैं उसमें हम लोग M50 नॉर्मल सेगमेंट कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं। तो M50 जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मल कंक्रीट है, वो एज़ पर मॉर्थ के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, और 1700 सेक्शन के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर में M50 का अगर हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ ले रखा है हमने 63 MPa, और फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग लेते हैं 54 MPa। और सेम ही सेल्फ कॉम्पैक्टिंग के अंदर में सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं एज़ पर IS 102/2019 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जो मेथड ऑफ टेस्ट उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं IS 1199 पार्ट 6 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो नॉर्मल कंक्रीट का जो हम लोग क्यूब कास्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद आपने टेस्टिंग देखी है, जैसे हम टेस्टिंग करते हैं तो मोस्टली जो हमारी स्ट्रेंथ है वो डेविएट नहीं करती है 15% के अंदर में। मैक्सिमम डेविएशन 5% का अंदर में टॉलरेंस के अंदर में उसका रहता है, और उसकी जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 60 MPa है अगेंस्ट 54 MPa। ओके, 60 MPa हम लोग अचीव करते हैं। सेम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का भी है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के अंदर में हम लोग कुछ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, कुछ उसकी टेस्ट हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे सपोज उसके अंदर 4 टेस्ट हम लोग बेसिकली कवर करते हैं। एक फिलिंग एबिलिटी करते हैं, एक पासिंग एबिलिटी करते हैं, एक हम लोग सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस करते हैं, और एक वी फनल टेस्ट करते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये वी फनल है, विस्कोसिटी टेस्ट हम लोग करते हैं इसके अंदर में सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का। ओके, ये है एल बॉक्स, जिसके अंदर हम लोग पासिंग एबिलिटी टेस्ट करते हैं, और ये है हमारा फ्लो टेबल, जिसके अंदर हम लोग इसका स्प्रेड टेस्ट करते हैं, कितना फ्लो हुआ। मेनली हम ये चीज़ें जो इक्विपमेंट्स आपने देखे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए मेजरली हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग कास्टिंग यार्ड में यूज़ कर रहे हैं। जी, एक नॉर्मल कंक्रीट आ गया, एक ये आ गया। मेनली कंक्रीट जो यहाँ पे कास्टिंग यार्ड में 2 कास्ट हो रहे हैं, सिर्फ M50 कास्ट हो रहे हैं। जी, M50 ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल के अंदर में हो गया और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के अंदर में हो गया। इसके अंदर पैरामीटर्स यही हैं जो इसकी वैल्यूज़ IS 1199 में दी हुई हैं,
जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और स्ट्रिक्टली उनके ऊपर में कंट्रोलिंग करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं उनकी। ओके, तो सर एक मुझे ना पीछे यहाँ पर टैंक भी दिख रहा है और भी कुछ है, तो उधर भी हम और आप चलना चाहेंगे और आप बताना चाहेंगे कि क्या है ये हमारे पास क्यूब पड़े हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये क्यूब्स ओपनली है, जैसे भी स्ट्रक्चर मेरा जब भी स्ट्रक्चर कास्ट होता है तो कुछ क्यूब्स में ओपनली रख देते हैं, बाहर में ओपन एम्बिएंट टेम्परेचर में रख देते हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे मेरे स्ट्रक्चर को क्यूरिंग मिल रही है, जितना वाटर उसको रिक्वायर्ड है और उतना मिल रहा है, इतना ही मैं इसको ओपनली एक टफ कंडीशन में हम लोग रख देते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर में जो हम कंडीशन में अंदर में रखेंगे, अभी आप देखेंगे जो क्यूरिंग टैंक में हम लोग रखते हैं, तो वो एक अच्छा एक सेटअप के अंदर में हम लोग रखते हैं। लेकिन हम लोग एक टफ कंडीशन में क्यूब को ओपनली यहाँ पर में कास्टिंग कर लिया क्यूब का और उसके बाद 24 आवर्स पर डीमोल्डिंग करके यहीं पर रख देते हैं। जी। सेगमेंट की हम लोग लिफ्टिंग स्ट्रेंथ और डी शटरिंग स्ट्रेंथ इन्हीं क्यूब से बताते हैं। ओके। जैसे हमारी ये जो लिफ्टिंग डी शटरिंग स्ट्रेंथ है वो 2 डेज़ की है और लिफ्टिंग स्ट्रेंथ 3 डेज़ की है, जिसमें 25 MPa मेरे को डी शटरिंग के लिए चाहिए और 35 MPa मेरे को लिफ्टिंग के लिए चाहिए। तो ये टफ एक कंडीशन हम लोग यहाँ पर में प्रोवाइड करके रखते हैं कि किसी भी कंडीशन से मतलब स्ट्रक्चर पे कोई रिस्क ना हो। ओके। ये क्यूब्स हैं, जैसे ये क्यूब्स कास्ट हो रखे हैं, तो इसके बाद में ये लोग अभी इसको डीमोल्डिंग कर रहे हैं। डीमोल्डिंग करने के बाद में हम लोग इनको डेट से अरेंज करके रखते हैं। ये डेट जो आप देख रहे हैं ये मंथ वाइज है। ये मंथ में जैसे 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज के अकॉर्डिंग लगा रखा है। आपकी कोई भी पर्टिकुलर, जैसे सपोज आज 25th है, तो 25th की जो आज कास्टिंग होगी और वो डीमोल्डिंग होंगे क्यूब्स, और डीमोल्डिंग होने के बाद में सामने लाइन में लगाए जाएंगे, ताकि कभी भी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, लेबर कहीं से जाकर के कुछ और क्यूब नहीं उठाए। उसी डेट के सामने जो क्यूब रखे होंगे, लेबर उसी क्यूब को लेकर के आएंगे। तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ये मंथ वाइज लिखे हुए हैं, और जिस डेट को ये होता है उसी डेट के सामने ये रखते हैं। और उसके बाद सर कितने दिनों बाद आप ये वाटर से इसको निकालते हो? कितने दिन तक ये रहने वाला है? 2 ही क्राइटेरिया है, एक 7 डेज़ है और एक 28 डेज़ है। फाइनल स्ट्रेंथ 28 डेज़ है और 7 डेज़ के अंदर में हम लोग जस्ट लिफ्टिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं। ओके। बेसिकली एक तो डी शटरिंग के लिए प्रोवाइडेड रहता है, तो मेन स्ट्रेंथ है 28 डेज़ के अंदर में। तो 28 डेज़ के लिए हम लोग 7 डेज़ में निकालते हैं और 28 डेज़ में निकालते हैं। बाकी के जो मैंने आपको क्यूब्स दिखाए वो बाहर में क्यूब हैं ओपनली जो रखते हैं हम लोग, वो एक टफ कंडीशन के लगते हैं, जिसको मैं 1 डे, 3 डे और 2 डे में ब्रेक करता हूँ इसके लिए। ओके। सो थैंक यू सो मच सर, हमें टाइम देने के लिए और हमें ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि किस तरीके से लैब में आप काम करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट ये काम है। जैसे कि स्ट्रक्चर का जो पूरा स्ट्रेंथ है, उसका जो पूरा लोड जो उस पर पड़ने वाला है, उसकी क्वालिटी, ये सब कुछ आप इंश्योर करते हो। तो इस जानकारी को शेयर करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच सर। तो अब प्रोफाइलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप किया जाता है वो किया जाता है इसके अंदर कंक्रीट का मसाला डालने का, और वो मैं आपको दिखाता हूँ जी, क्योंकि मशीनरी की मदद से ये काम किया जाएगा, तो वो प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन पहले कंक्रीटिंग वाला काम देख लो भाई। तो सर हमने कंक्रीटिंग का जो काम है वो कर दिया है, अब क्या प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं इसके बाद? सर अभी जो हम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, इसमें हम देख रहे हैं एंकर कोन लगे हुए हैं। एंकर कोन जो है वो इसके लिए लगाए गए हैं कि जब हम स्ट्रेसिंग करने जाएंगे, केबल डाल के HT स्टैंड, लो रिलैक्सेशन HT स्टैंड डाले जाएंगे, और जिसको हम हाइड्रोलिक जैक के साथ प्रेशर देंगे, तो प्रेशर देने के टाइम जो टोटल लोड आने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, इन एंकर कोन से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इनको स्ट्रेसिंग करने के बाद केबल प्रोफाइलिंग जो हो चुका है, इसमें थ्रेडिंग किया जाएगा। उस प्रोसीजर को हम जो बोलते हैं थ्रेडिंग बोलते हैं। थ्रेडिंग करने के बाद हम जैक के साथ स्ट्रेस करेंगे। स्ट्रेसिंग करने के बाद 24 आवर वेट करने के बाद हम उसका देखेंगे कि कहीं कोई फेलियर तो नहीं हो रहा है, कोई स्लिपेज तो नहीं हो रहा है। स्लिपेज को चेक करने के बाद इसमें सीमेंट ग्राउट किया जाएगा। सीबेक्स 100 जो श्रिंक होने से रोकता है, नॉन श्रिंकेज एजेंट डाला जाता है। और वाटर सीमेंट रेशियो 0.35 या 0.4 वट एवर इज एज पर ये स्टैंडर्ड कोड इज रिक्वायर्ड। तो हम वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करते हुए सीमेंट ग्राउट करते हैं। ग्राउट करने से पहले एक प्रोसीजर रहता है, यदि इसके अंदर कुछ रस्ट है, कुछ केमिकल है, कुछ और इशू है, कुछ धूल है, तो उसकी सफाई करने के लिए, उसकी क्लीनिंग करने के लिए हम इसका चूने का प्रयोग करते हैं। लाइम पाउडर से प्रेशर के साथ, पानी के साथ हम इसको लाइम वाश करते हैं। लाइम वाश करने के बाद स्ट्रेसिंग और उसके बाद ग्राउटिंग का प्रोसीजर किया जाता है। ये सब करने के बाद ये सामने हम देख रहे हैं
जो रिसेस बचा हुआ, जो एक डीप जैसा दिखाई दे रहा है, इस रिसेस को हम कंक्रीट के साथ शटर लगाकर कंक्रीट के साथ फिल करते हैं। ये सब प्रोसीजर करने के बाद ऊपर हम डोवल देख पा रहे हैं, डोवल छोड़े गए हैं, उसको चिपिंग करके स्ट्रेट किया जाएगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट किया जाएगा। तो इसमें कंटिन्यूटी का ऑप्शन आएगा। और यदि हमारे यहाँ पे बॉटम में एक कैंटिलीवर जैसा शेप निकला होता है तो उसमें हम एक्सपेंशन जॉइंट लगाते हैं। अदरवाइज इसमें कंटिन्यूटी स्लैब कास्ट की जाएगी। तो कंटिन्यूटी स्लैब कास्ट करने के लिए बॉटम में एक स्टील के बॉटम में ऊपर से अबाउट 200 mm छोड़ के सस्पेंडेड बार के साथ, सस्पेंडेड बार बोले तो टाई रॉड का प्रयोग करते हुए और वेलर के प्रयोग के साथ यहाँ पे हम दूसरा जो एक पियर के ऊपर 2 पियर सेगमेंट आएंगे, बीरिंग के ऊपर रखे जाएंगे। तो वहाँ पे हम बॉटम शटर लगाते हुए हवा में ही, हम नीचे से ग्राउंड सपोर्ट कुछ भी नहीं लेने वाले हैं, और उधर में वो मॉडुलर टाइप एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ पे कास्ट किए जाएंगे साइड पे इरेक्शन होने के बाद। ओके सर, मेरा पहला सवाल है कि ये इसकी जो लंबाई है कितनी है ये कैरिज वे विड्थ है 28.5 मीटर। ओके, अब मुझे ये बताइए कि कंक्रीट का जब आप मसाला डालते हैं कितने दिन में ये स्ट्रक्चर सेट हो जाता है? 72 आवर में 35 MPa मिनिमम रिक्वायर्ड डिजाइंड स्ट्रेंथ है इसको लिफ्ट करने के लिए। लिफ्टिंग के बाद हम इसको 28 डेज तक क्यूरिंग करेंगे। फिर 28 डेज के बाद 3 क्यूब का एक सैंपल 28 डेज पे हम उसकी क्यूब स्ट्रेंथ चेक करेंगे लेबोरेटरी के अंदर। जो साइड पे हमने स्पेशल एक लेबोरेटरी बनाई है जिसमें एक्सपीरियंस स्टाफ है। तो हम 28 डेज के बाद क्यूरिंग करते हुए स्ट्रक्चर की क्यूरिंग भी करेंगे और क्यूब की भी। तो मिनिमम स्ट्रेंथ हमें जो रिक्वायर्ड है एज पर डिज़ाइन 50 MPa। क्यूरिंग का एक बार आप नॉर्मल अगर भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं? कॉर्मेंट क्या? जो पानी डाल के हम तराई करने वाले हैं, तराई के 2 मेथड हैं। एक तो हम क्यूरिंग करते हैं पानी के साथ, जो हमने डिफरेंट हर एक जगह में पूरे एक अंतर्जाल बिछाया हुआ है, एक नेटवर्क बिछाया हुआ है जिसके अंदर पाइपलाइन 2 इंच की पाइपलाइन डाली गई है और एक समर्सिबल और मोनोब्लॉक मोटर के साथ कनेक्शन दिए गए हैं। और वाल्व खोल के हम इसको तराई करते हैं, पानी डालते हैं। स्पेशल हाईली स्किल्ड लेबर जो इसके लिए क्यूरिंग का काम करते हैं, ऊपर में वाटर बॉन्डिंग की जाती है। कितने दिन तक कंटिन्यूसली करते हैं आप ये जो स्ट्रक्चर? 28 डेज तक आप इसके वाटरिंग का काम जो इस पे करते रहते हैं ताकि स्ट्रेंथ इसकी अच्छी खासी और सॉलिड हो जाए। हाँ जी। ओके, तो ये है जैसा अभी हम इस वक्त पे भी अगर आप देखोगे तो इस जगह पर देखोगे तो पूरा सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है और जो वाटरिंग का काम है ये देखोगे तो मशीनरी की मदद से किया भी जा रहा है और साथ ही साथ टीम की भी मदद लेते हैं। जैसा इन्होंने बोला कि स्किल्ड टीम है यहाँ पर, तो उनकी भी मदद ली जाती है। तो ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो टीम है अभी ये वाटरिंग का काम कर रही है और साथ ही साथ पूरे दिन अगर आप देखोगे तो मशीनरी की मदद से यहाँ पर वाटरिंग का जो काम है वो किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है 28 डेज के बाद हम इसको कंस्ट्रक्शन साइट पे भेजते हैं, जो कि मशीनरी की मदद से लिफ्ट करने के बाद। तो वो हम और आप अब देखने वाले हैं कि किस तरीके से उसको लिफ्टिंग का जो काम है वो करने वाले हैं। उसके बाद इसको व्हीकल पे डाला जाएगा और फिर व्हीकल पे डालने के बाद इसको कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया जाएगा। तो चलिए हम और आप पहले देखते हैं प्रोसीजर कि किस तरीके से इसे लिफ्ट करने का काम जो है वो किया जाएगा। ये भी आपको फास्ट फॉरवर्ड करके ही दिखाने वाला हूँ। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो यही होने वाला है, किस तरीके से व्हीकल के ऊपर रखकर इसे मूव करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को आप देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इसे इंस्टॉल करने का काम किया जाता है पिलर्स के ऊपर।
सो अब फाइनली व्हीकल की मदद से जो सेगमेंट यहाँ पर लाए जाने हैं उनको कनेक्ट करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, व्हीकल थोड़ी देर में पहुँचने ही वाला है और फिर यहाँ पर ये जो लॉन्चर आप देख रहे हो ना, इस लॉन्चर की मदद से लिफ्ट करने के बाद ये जो सेगमेंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लॉन्चिंग का काम किया जाता है। सो ये था भाई अपडेट कास्टिंग यार्ड का, और इस अपडेट को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कास्टिंग यार्ड में कितना कुछ काम किया जाता है और कैसे काम किया जाता है। तो आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है अपने देश में। जी हाँ, तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, पूरे 2 दिन लगे इस कास्टिंग यार्ड को कवर करने में, और मैं एक्चुअली आज तो सिर्फ ड्रोन शॉट लेने आया था जी, क्योंकि बाकी शूट तो मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था। दूसरे दिन में ड्रोन शॉट लेना पड़ा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम एक दिन तो सारा कुछ होता नहीं है ना। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी एक और वीडियो में। बाय बाय।